और आपको सीधे ले चलेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो उस रैली की अगुवाई और सुरक्षा में था, जिनकी अनुमति से रैली निकल रही थी, वो खुद कह रहे हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरे समझ में नहीं आया कि सरकार ने पहली बार, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, सत्तारूढ़ दल अपने अपने पुलिस महकमे पर उनको विश्वास नहीं, प्रशासनिक अपने पूरे अमले पर विश्वास नहीं, और आदर्श नगर के विधायक रफीक मोहम्मद जी और जितेंद्र सिंह जी, इन पर अटूट विश्वास है, उनको भेज रहा है जांच के लिए। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे खुद के जांच दल के अलावा कोई बात नहीं। तो इस सारी घटना इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में अब पीएफआई जैसे संगठन और इसी से जुड़े हुए लोग, और मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई और अब इस प्रकार के तनाव होते रहेंगे। मैं समझता हूं इस बात की ओर संकेत कर दिया कि आने वाले समय में अमन चैन यहां का डिस्टर्ब होगा। ये पूरी रिपोर्ट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर हमसे जो वादा उन्होंने किया था जांच अधिकारियों ने, कि हम अलग अलग रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे जिनका नुकसान हुआ है, हम निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, परंतु यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं के दबाव में अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है। घायल लोग आप देखिए, जितनी बड़ी चोट अमित शर्मा के लगी है, और एक अन्य घायल जो अभी भी, जिसका हम गए उस दिन ऑपरेशन चल रहा था, वो उनका नाम रामलाल जी बताएंगे, उनके भाई वहां बैठे थे, ऑपरेशन चल रहा था, अचानक पुलिस आती है और भाई को गिरफ्तार करके ले जाती है और ये कहते हैं कि आप उस रैली के अंदर हिस्सा थे। रैली में जो लोग थे 400-500, हमारे वहां के नेता और पूर्व के वहां के सभापति राजाराम गुर्जर के पीछे पुलिस इस तरह दबिश दे रही है जिस प्रकार वो बहुत बड़े डकैत हो, जबकि वो रैली में जरूर थे, खुद स्वीकार करते हैं, परंतु उनका कोई एक्ट नहीं। हमने उनको कहा, हमने वो सारी के सारी फोटोज और सारे के सारे 4 वीडियो उनको दिए हैं जिनमें साफ दंगई दिखते हैं। हमने उनको कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान को आग लगाते दिखता है तो उसके अंदर दंगाई की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके खिलाफ आप बेखूबी से कार्रवाई करें, परंतु सिर्फ रैली के अंदर कोई आ गया उस आधार पर दहशतगर्दी का वातावरण वहां बना हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारा नेतृत्व जिस प्रकार कहेगा उसके अनुसार हम इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, महंगाई विरोध की रैली के नाम पर आप सबने देखा जिस प्रकार की हालात सरकार की है, अनियंत्रित शासन है ये, और इनके अनियंत्रित भाषण है इनके, और हताशा मोड में मुख्यमंत्री जी हैं। इसीलिए रोज प्रधानमंत्री जी और केंद्र नेतृत्व की बात करते हैं, अपनी तरफ उंगली उठाकर देखते नहीं। मोटे तौर पर मुझे कुछ यही बातें आपको करनी थी। अब ये जांच रिपोर्ट आपको हम अभी दे देते हैं, एफआईआर की कॉपी दे देते हैं, उस आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला उसको मोटे तौर पर मैंने कहा। कुछ बातें जो मुझसे छूट गई है उसके बारे में हमारे प्रवक्ता और इसके सदस्य रामलाल जी से मैं कहूंगा कि वो आपको बताएं। अभी जारी करते हैं, एक मिनट जारी करते हैं, 1 मिनट में। वैसे तो सारी बातें राजेंद्र सिंह जी ने रख दी, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका जिक्र मैं आप सबके सामने करना चाहूंगा। पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के अंदर ये मानना कि घटना जो घटी है वो सुनियोजित षड्यंत्रपूर्व तरीके से पहले से वेल प्लान ये घटना घटी है। नंबर 1 उस रैली के अंदर जिस गाड़ी के अंदर बैठ के जो व्यक्ति चल रहा था, उस गाड़ी के अंदर उस व्यक्ति के मुलाकात हमारे जांच दल ने की। उन्होंने ये कहा कि एक साथ दर्जन भर लोग आके गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, मेरे गेट खोलने की कोशिश करते हैं। गेट को मैंने लॉक कर लिया तो गेट को तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी के ऊपर सरियों से और लकड़ी से हमला किया, तो मैं दूसरी तरफ का गेट खोल के बाहर निकला। उनमें से मैं 3 लोगों को पहचानता हूं। पुलिस को मैंने तीनों की लिखित के अंदर शिकायत दी है, लेकिन जांच दल के सामने भी और पुलिस के एसपी के सामने भी उस व्यक्ति ने कहा कि आज मेरे भाई के पास फोन आया है कि तेरे भाई को समझा लेना, या तो हमारा नाम विड्रॉ कर ले, अन्यथा तेरे को करौली में नहीं रहने देंगे। इस तरीके के दहशत का वातावरण भी वहां बना हुआ है। जहां घटना घटी
उस घटना से कम 1.5 किलोमीटर दूर जो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, उनको 1.5 किलोमीटर दूर रोककर भी मारपीट की गई। जिस स्थान के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की गई, वहां पहले से जहां घटना हुई वहां समुदाय विशेष के सिर्फ 8 से 10 मकान है, इससे ज्यादा मकान नहीं है। लेकिन उन 8 से 10 मकानों के ऊपर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति होना और एक स्थान विशेष के ऊपर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति होना, गाड़ियों को आग लगाना, तोड़फोड़ करना, इस तरीके के आपत्तिजनक नारे वो स्वयं लगाना, इस बात को इंगित करता है कि घटना सुनियोजित थी। घटना के उपरांत पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए, एक वीडियो हमारे जांच दल ने पुलिस को हैंडओवर किया है। उसके अंदर जिस गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, एक पुलिस का अधिकारी वहां मौजूद था, उसने कहा कि गाड़ी तो पूरी टूट गई, अब तो आगे बढ़ो। यह भी इस बात को इंगित करता है कि लाचार होती हुई पुलिस सिर्फ और सिर्फ घटना को होते हुए देख रही थी, घटना के ऊपर कोई एक्शन पुलिस ले नहीं रही थी। जिस हॉस्पिटल का जिक्र राठौड़ साहब ने किया, उसने कहा कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मेरा इलाज करवाने के लिए अभी मेरे ऑपरेशन हाथ का हुआ है और पुलिस अभी मेरे भाई को उठाकर ले गई। सिर्फ एक नहीं, अनेकों निर्दोष लोगों को सिर्फ पुलिस इस आधार के ऊपर गिरफ्तार कर रही है कि बैलेंस कार्रवाई हम जनता को दिखाने की कोशिश करें। हमलावर वो लोग थे, पीड़ित वो लोग थे जिन लोगों ने जान बचाकर अपने बाहर आए। एक भी व्यक्ति हमारे को उस पूरे करौली के अंदर नहीं मिला जिसको जो घायल अवस्था के अंदर हो, जिसके चोटें आई है। जो सामुदायिक विशेष का एक भी लोग ऐसा नहीं मिला कि जिसके चोटें आई है। तो इसका मतलब यह है कि घटना को सुनियोजित तरीके से रच के और इस घटना को अंजाम देने का काम किया गया। मेरा इस अवसर के ऊपर इतना ही कहना है, सरकार अपने इस नाकामी को छिपाने के लिए अपने जांच दल से जैसी चाहे वैसी रिपोर्ट ले, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि करौली आज आपके उस ढेर के ऊपर बैठा हुआ है जो आने वाले समय में कभी भी विस्फोट हो सकता है। सिम्मी जैसे संगठन से करौली के इन वासिंदों के संपर्क होना, पीएफआई जैसे संगठन से ऐसे लोगों के संबंध होना और पूर्व के अंदर दंगाइयों के मुख्य अभियुक्त, मुख्य आरोपी वो पुलिस की सीएलजी की बैठकों के अंदर उपस्थित रहना, ये इस बात को इंगित करता है कि वहां की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, भेदभावपूर्ण तरीके से करेगी। और जो जांच दल हमारा गया है वो पूर्ण रूप से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जो कुछ घटना घटी है उस घटना के अंदर लोग परेशान भी है, पीड़ित भी है, दुखी भी है और हालात यह है कि वो कब अपना घर छोड़ के बाहर चले जाए, इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं। लेकिन सरकार इस तरीके के अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के बजाय अपने कुर्सी के पास में बैठकर और वो ये बताना चाहती है कि घटनाएं ऐसी अनेकों घट जाए लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी ने जब हमारी जांच दल वहां बैठा हुआ था कलेक्ट्रेट के सभागार में, उसने स्वीकार किया कि ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन ये बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि जो पत्थर रखे गए थे वो पत्थर 3 या 4 दिन पहले ही रखे गए थे। वो पत्थरों की स्थिति यह अवगत नहीं करा रही थी कि ये पत्थर कोई 1-2 साल पुराने पड़े हो। तो जब प्रशासन के अधिकारी इस बात को मानते हैं कि पत्थर 2 या 3 या 5 दिन पहले रखे गए हैं, तो आप मान सकते हो लोगों की उपस्थिति, पत्थरों का इकट्ठा होना और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर अपनी जान बचाकर दौड़ लगाने वाले लोगों को भी हमलावर वहां पर भी मारपीट करना, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था। बाकी आपके कोई सवाल हो तो वो राठौड़ साहब से आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार के संगठन जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं, पीएफआई को इस देश के अंदर 3 से ज्यादा राज्यों ने पहले प्रतिबंधित कर रखा है। अगर हमें अवसर मिला तो इस प्रकार के संगठनों का न केवल प्रतिबंधित करेंगे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। पर मुझे दुर्भाग्य है कि सरकार की कमेटी और सरकार के मुखिया जांच को प्रभावित करने के लिए पहले से क्लीन चिट दे रहे हैं दंगइयों को कि उत्तेजित नारे लगे थे। और हमारी चुनौती है कि जो नारे लगे, एक एक चीज, ये पहली घटना होगी जिसकी एक एक चीज, एक एक कदम और एक एक मिनट्स में हुए वाक्यों को खुद पुलिस की वीडियोग्राफी में कैद है।
पुलिस उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही, हमारी मांग है उसको सार्वजनिक करे और उसके आधार पर जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। राठौर साहब, आपने कहा कि राजस्थान में आईपीसी नहीं गहलोत फेडरल कोर्ट चल रहा है जी, और मुख्यमंत्री जी ने नड्डा साहब आपकी तरफ इशारा करे, कहते हैं ये लोग आते हैं तो आग लगाते हैं, तो आपको क्या आशा है इस पे कोई कार्रवाई होगी या सरकार कोई तवज्जो नहीं देगी? देखिए सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, अब से नहीं, ये गहलोत साहब की फितरत में है। वोट बैंक की राजनीति में सामाजिक न्याय को दरकिनार करना इनकी आदत में शुमार है। ये अपना काम करेंगे और हमारा संगठन इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन प्लान बनाएगा। मैं बड़े जोर से इन शब्दों को कह रहा हूं, इससे पहले भी कई कमेटियां गई, कईयों पर बात हुई, पर हम इन सारे सामूहिक तौर पर पूर्व में किए गए हमारे निष्कर्ष और इस निष्कर्ष के सब बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कब कोविड काल समाप्त हो गया, अब हम फिजिकली जनमत को इजहार कर सकते हैं। हम इस पर एक्शन प्लान बनाएंगे और प्रदेश व्यापी इस मामले को अगर न्याय मिला तो आंदोलन करेंगे। राठौर साहब, ये आपने बताया कि ये पीएफआई, पिछली बार भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पीएफआई जैसे संगठन पीजी से जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो गृह मंत्रालय इस पर प्रतिबंध लगाने का काम क्यों नहीं करता है राष्ट्रीय? देखिए पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इनका काम है। मेरा तो ये इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ है, ये लगातार कांग्रेस के लोगों से जुड़े हुए, इसी कारण से इनको इतनी तवज्जो दी जा रही है। चेतावनी दे देंगे 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा और उसके बाद सरकार सक्रिय नहीं हो। सीएलजी की मीटिंग में आपने ये कहा था कि ये आतंकी संगठन है, पिछली बार निश्चित तौर पर जब भी प्रतिबंधित है, गृह मंत्रालय लगा सकता है। सीवी पर भी तो केंद्र सरकार अगर इस प्रकार की संभावना होगी तो निश्चित तौर पर हमारी रिपोर्ट के आधार पर हम हमारे प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष जी से कहेंगे कि एक शिष्टमंडल मिलेगा हमको प्रतिबंध लगाने के लिए। हम अपना गृह मंत्रालय केंद्र सरकार से निश्चित तौर पर अपनी बात कहेंगे। पुलिस की कार्रवाई होती तो आप देखिए, घटना का आज 6वां दिन है, घटना में दर्जनों लोग घायल हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, घूसखोर डीटीओ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। राजसमंद में डीटीओ एसीबी के हत्थे चढ़ा। डीटीओ नाम नैन सिंह सोढ़ा धर दबोचा गया है रंगे हाथों। 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इसे पकड़ लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजसमंद में डीटीओ को एसीबी ने ट्रैप किया। इसने घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी में की गई। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर आज इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। ये डीटीओ 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। बाड़ी में बिजली इंजीनियर से मारपीट मामले में बिजली विभाग के कार्मिकों ने मोर्चा खोला हुआ है। विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। 12 अप्रैल से प्रदेश भर में कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल करेंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अधिकारी अभियंता संघर्ष समिति ने यह फैसला किया। कल जयपुर में कैंडल मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संघर्ष समिति की सभी 11 यूनियंस ने सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया है, प्रदर्शन की रणनीति बनाई है, प्रदर्शन की श्रृंखला तैयार की है। 12 अप्रैल से पेन डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मांग है विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की। देखिए, ये मामला सामने आने के बाद से बिजली कर्मी लगातार नाराज चल रहे हैं और गिरिराज मलिंगा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इधर देवा हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 और लोग हिरासत में लिए गए। देखिए, 5 पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। 5 में से एक मुख्य आरोपी भी था, जिसके बाद अब 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। एसआईटी ने 4 और बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नागौर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद जोरदार हंगामा हुआ है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठकर। मामला मकराना के बोरावड़ का है, जहां बुधवार की रात एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचल दिया। गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बात की खबर लगते ही परिवार वालों ने हंगामा किया। घटना के विरोध में बोरावड़ कस्बे के बाजार बंद है। घटना को 17 मार्च के हादसे से जोड़ा जा रहा है, जिसमें जीप की टक्कर से एक युवक की मौत हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए मृतक के साले और उसके दोस्त ने स्कॉर्पियो से जीप मालिक के बेटे को कुचल दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो जांच कर रही है।
प्रार्थी कमल किशोर प्रजापति निवासी शास्त्री नगर बुरावट ने थाना मकराना पे एक रिपोर्ट पेश की। मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिससे वह तो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से गंभीर चोटें आई जिसको है तो यहाँ से जयपुर रेफर किया और दुर्लभ जी में उसके इलाज के दौरान आज उनकी डेथ होगी, जिसका है तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जयपुर में करवाने तो डी भेजी गई है। इसके विरोध में स्वतः ही बोरावट के अंदर आज जो पूरी बाजार के जो दुकानें स्वतः लोगों ने बंद की है और सब ने रोष जताया है। सब कुछ बात का बहुत दुख है, हम सब दुखी हैं इस घटना को लेकर के। हमारे जो है एक लड़के का जो पूरी तरह से इस तरह की जो घटना हुई है, एक परिवार उजड़ा है, एक आदमी की मृत्यु हुई है, हम सब दुखी हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो है घर वालों को ढाढ़स बंधाए। इसमें ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि ये हादसा जानबूझ के करवाया गया और सीसीटीवी फोटोज भी है, उसका प्रूफ भी है। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट को अपन को प्रूफ दे सकते हैं, तो प्रूफ है अपने पास में, बस उसके खिलाफ अपन को इंसाफ चाहिए। वो इस वजह से कि जो हादसा आज इनके साथ में हुआ कल को दूसरे परिवार के साथ में भी हो सकता है, बस उसके खिलाफ अपन को कानून कार्रवाई और वो इंसाफ। नागौर में आपसी रंजिश में दिन दहाड़े बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना मेड़ता सिटी थाना इलाके की है, जहां बाप बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। इस दौरान अपराधियों ने 70 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अजमेर रेफर किया गया है। मृतक के शव का अजमेर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हमलावर मृतक के पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं। लंबे समय से दोनों पक्षों में रंजिश भी चल रही थी। दो पिता पुत्र थे, जबर सिंह और कुलदीप सिंह, जो अपने गांव से जसना की तरफ आ रहे थे। तो इन्हीं के गांव के 3 लोगों ने रास्ते में इनके साथ में रोककर और इनके साथ मारपीट की, संगीन मारपीट की। उस मारपीट के दौरान उनको वहां से रेफर करके और अजमेर भेज दिया, जिस दौरान इलाज जबर सिंह जी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में इनके पुत्र के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस संबंध में जो एफआईआर में नामजद है उसमें से एक आदमी डिटेन भी कर लिया, पूछताछ जारी है उससे। दौसा में सरकारी विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मचा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों ने सुबह पोषाहार लिया था। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। कुछ ही देर में क्लासरूम में ही बच्चे पेट दर्द से चीखने लगे। जैसे ही स्कूल में फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली, तत्काल मेडिकल विभाग की टीम पहुंची, बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। स्कूल के 22 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजावतान में भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। चूरू के सरदार शहर में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई। यहां गांव मितासर में कीचड़ में फेंकी हुई एक नवजात बच्ची मिली। यहां गुजर रहे गांव के ही ओम प्रकाश सारण ने बच्ची की आवाज सुनी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो कीचड़ में एक जिंदा बच्ची पड़ी थी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी और बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही फेंका गया है। कोटा के कॉमर्स कॉलेज परिसर में तलवार से जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक छात्र रविंद्र सिंह का जन्मदिन था। इस मौके पर उसने अपने साथियों के साथ खुली जीप में बैठकर तलवार से केक काटा। इस दौरान जब कुछ छात्रों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। फिर कॉलेज में हंगामा हुआ। सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। कॉलेज प्रशासन का कहना है सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर छात्रों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर के चंद्रवरदाई में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक चोर मंदिर में पहुंचा, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मुकुट, छत्र के साथ ही दान पात्र और अन्य सामान चुरा लिए। जोधपुर महानगर मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने आज शहर विधायक मनीषा पवार समेत कई ऐसे रुआबदार लोगों के चालान काटे जो पद की धौंस दिखाते वाहन पर अपने
पदनाम की पट्टी लगाकर शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। आज कार्रवाई के दौरान विधायक मनीषा पंवार की गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद मोबाइल मजिस्ट्रेट ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुकवाया और नियमों से अवगत कराया। तब विधायक मनीषा पंवार ने चालान कटवाते हुए 500 रुपए की पेनल्टी अदा की। इसी तरह पावटा चौराहे पर नगर निगम उत्तर के उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी का चालान भी काटा गया। आदेश के अनुसार मोबाइल चेकिंग में थे, इसी तरह पर सर विधायक की गाड़ी रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकी नहीं, आगे चलेगी। फिर मेडिकल कॉलेज जा रहे जाके पीछे कर गाड़ी रोका और उन्होंने जो आरसी शर्तों का उल्लंघन था, पट्टी लगा रही थी, उसका चालान बनाया और जुर्माना जमा कराया। और चूरू में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजकीय लोहिया कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ गया है। नींबू, सेब और अनार भी महंगे हो गए हैं। महंगाई पर कंट्रोल न होने पर एनएसयूआई दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। झुंझुनू में पार्षद राजकुमार नायक का धरना जारी है। पार्षद के समर्थन में पिलानी में महिलाओं और पुरुषों ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया। पार्षद पिलानी की लक्ष्मी कॉलोनी को वापस नगरपालिका पिलानी में शामिल करने, पानी की समस्या का स्थायी समाधान और पिलानी में खेल मैदान जैसी 6 मांगों को लेकर 10 दिन से धरने पर बैठे। उनका कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बता दें, पार्षद ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने पूर्वजों को याद करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन बाड़मेर के 2 भाइयों ने अपने पिता की 60वीं जयंती के मौके पर अपने गांव और आसपास के करीब 250 लोगों को बाड़मेर हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर भेजा। जो हमारे ग्राम पंचायत जूना पतरास के अड़ोस पड़ोस की पंचायतों भी साथ में है और हरिद्वार भी तीर्थ करा के। बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए इस ट्रेन की रवानगी बेहद खास रही। हर हर गंगे के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का एक समूह ऋषिकेश हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। ये धार्मिक यात्रा पिता की याद में उनके बेटों की ओर से किया गया एक अनुपम पहल है। सबको साथ में ले जाके और एक उनकी आत्मा को शांति प्रदान और बाड़मेर का गौरव बढ़ाने के लिए इन भाइयों ने बहुत अच्छी पहल की है। बाड़मेर के उद्यमी तन सिंह चौहान ने अपने गांव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। अब उनके दोनों बेटों ने 250 लोगों को हरिद्वार की यात्रा करवाने का जिम्मा उठाया। तो ये 3 दिवसीय टूर है हमारा, तो सभी को ट्रेन के हिसाब से पूरा बुकिंग, खाना पीना, रहना, सब कुछ अलग व्यवस्था हो चुकी है। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए एक साथ अपने गांव और उसके आसपास के 250 लोगों की इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर ली। उनके दोनों ये पुत्र है, उनका भी मन अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति है और जिस तरीके से सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में माना जाता है, इन लोगों के मन में अपने गांव के लोगों के प्रति वहाँ तीर्थ के रूप में भेजना और वापस करना सुखद अनुभव उनका खुद का है और ये हिंदू धर्म में भी है। बाड़मेर से निकला ये जत्था बाड़मेर से बीकानेर, चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश भी इस जत्थे का पड़ाव रहेगा। पूरी यात्रा में जहां रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था दोनों भाइयों की ओर से की गई है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।